रोयल रॉयस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव व्हीकल तैयार करती है और एवरी रिचेस्ट पर्सन की ये ख्वाहिश होती है कि वो रोयल रॉयस को परचेज़ करे और उसमें ट्रैवल करे। लेकिन इस रोयल रॉयस को बनाने वाला कोई और नहीं था, वो एक पुअर बॉय था। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रॉयस जन्म लेते हैं। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे, उनके वालिद का बिजनेस टोटली फ्लॉप हो गया और तमाम फैमिली को सड़क पर आना पड़ गया। ये तो सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत थी। 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को खो दिया और उनकी मदर को एज अ सर्वेंट काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर की डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 ईयर की एज में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उनकी एक आंट ने रॉयस में पोटेंशियल देखा और ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में जाके $20 पर एनम दे के रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा लिया। अगले 3 साल रॉयस ने दिन रात एक करके और दर्जनों बुक्स पढ़कर और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लिया। 17 साल की एज तक वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक्स बन चुके थे। 21 साल की एज में वो एक मैक्सम वेस्टर्न नामी कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये कंपनी बंद होने के नज़दीक थी। ऐसे में रॉयस के पास और बहुत सी कंपनी में एज एन इंजीनियर जॉब लेने का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का इरादा कर लिया। उन्होंने अपने 20 पाउंड की सेविंग को यूज़ करते हुए मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा और इसके साथ उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरेमोन को एज एन पार्टनर भी ज्वाइन करवा लिया। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे स्विंग मशीन रिपेयर करना और इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना। ये तमाम काम रॉयस ने स्टार्टिंग में किए, लेकिन रॉयस ने वक्त के साथ साथ देखा कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से उन्होंने आर्क लैम्प्स, डोर बेल्स और इलेक्ट्रिकल बल्ब्स बनाना शुरू कर दिए और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड तक जा पहुंची थी। इस वक्त तक सब कुछ ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 38 की एज तक रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का सोच रहे थे। 1901 में जर्मन एंड अमेरिकन कंपनी ने ब्रिटिश मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस काफ़ी गिर गई और रॉयस का बिजनेस तेज़ी से गिरने लगा। इतनी मेहनत से बिल्ड किए हुए बिजनेस को गिरता देखकर रॉयस की मेंटल और फिजिकल हेल्थ काफ़ी डिटोरेट होने लग गई। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस की कि उनको ठीक होने के लिए फ्रेश एयर में रहना पड़ेगा और साथ ही एक कार लेने की एडवाइस दी ताकि वो इजीली और कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकें। रॉयस ने ठीक होने के लिए वेकेशंस ली और अपनी सहूलत के लिए एक फ्रेंच मेड डेकोविल कार भी खरीद ली। इस कार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसा कि कार बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करती थी, ब्रेक्स इनफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसे प्रॉब्लम का भी सामना था। लेकिन हेनरी जैसे पर्सन के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, तो उन्होंने ये सोचा कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर दी कि उन्होंने कार को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ये रीडिज़ाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफ़ी चेंज थी। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार तैयार कर सकते हैं। यहीं से उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी न्यू कार मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर दिया। कार के तमाम पार्ट्स गैदर करने के बाद उन्होंने इसको वर्कशॉप में असेंबल करने के लिए भेजा, तो फाइनली 2 सिलेंडर वाली 10 हॉर्स पावर कार शेप लेने लगी और हेनरी की ये मैन्युफैक्चर्ड कार उस वक्त की तमाम कार से एवरी एस्पेक्ट में बेहतर थी, जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्टनेस में तमाम उस वक्त की कार से ऊपर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसका फर्स्ट रोड टेस्ट किया गया और फर्स्ट रोड टेस्ट में यह कार 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बगैर किसी प्रॉब्लम के ट्रेवल कर लिया और इसके साथ उन्होंने सेम मॉडल की 2 और कार तैयार करवा ली।
लेकिन वो अपनी इन कार्स को दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसे में एंट्री होती है कहानी के एक दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। हेनरी एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे। इसी वक्त चार्ल्स रोल्स ने हेनरी की कार्स को देख लिया। चार्ल्स रोल्स, आपको याद रहे कि कार के एक प्रोफेशनिस्ट थे। चार्ल्स रोल्स हेनरी से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने हेनरी से सेपरेट मुलाकात की और हेनरी की कार को कम्प्लीटली देखा और अपने एक बिजनेस पार्टनर को कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के एक ग्रेट इंजीनियर से मीटिंग कर ली है। चार्ल्स रोल्स लग्जरी कार्स का बिजनेस करते थे और हेनरी एक लग्जरी कार मेकर को ढूंढ रहे थे। मार्च 1906 में रॉयल रॉयस को ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रॉयल रॉयस 10, 15, 20 एंड 30 हॉर्स पावर मॉडल को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है और अगले 3 मंथ में इन कार को सेल करने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। और रोल्स का ये मानना था कि किसी भी कार को सेल करने का बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि उस कार के साथ किसी भी रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया जाए। इसीलिए रॉयल्स ने एल्स ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी टूर्नामेंट में रोल्स कार के साथ हिस्सा लिया। इन कार के साथ उन्होंने इस कंपटीशन को जीत भी लिया और कई नए रेस के रिकॉर्ड भी कायम कर दिए। इस तरह रोल्स रॉयस एक ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन अभी उनकी सक्सेसफुल कार का नाम बाकी था। ईयर 1906 में रॉयल रॉयस ने 40 एंड 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स वाली कार को तैयार किया। इस कार की बॉडी का कलर सिल्वर था और चलाने में ये कार बेहद स्मूथ थी और इस कार का नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। कार को सेल करने के लिए कंपनी ने 24,000 किलोमीटर का एक एंड्योरेंस टेस्ट किया और 2.5 मंथ तक इस कार को दिन रात चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और सिल्वर गोस्ट ने यह डिस्टेंस बगैर किसी प्रॉब्लम के ट्रेवल कर लिया। इसके बाद कंपनी ने सिल्वर गोस्ट पर कई और डेमोस्ट्रेशन किए जिसमें कंपनी ने सिल्वर गोस्ट को विस्पर टेस्ट से गुजारा, जिसमें वो कार के बोनट पर एक कॉइन को रखकर उसको बगैर गिराए चलाते थे, जिससे ये प्रूव होता था कि ये कार इंतहाई स्मूथ है और इस तरह ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की बेस्ट चॉइस बन गई और इस तरह ये कार वर्ल्ड के चारों कोनों में बेस्ट पॉपुलर कार की तरह मशहूर हो गई। और इस जॉइंट वेंचर से सेल होने वाली कार्स का नाम था रॉयल्स रॉयस। कार के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के भी काफ़ी पैशनेट थे और इस तरह कंपनी को हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी। लेकिन अचानक एक भयानक सा हादसा पेश आता है। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नामी एक प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान क्राफ्ट का टेल टूट गया और क्राफ्ट 100 फीट की गहराई से नीचे गिर गया और इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश में जान गिनवाने वाले वो ब्रिटेन के सबसे पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को कम्प्लीटली डिप्रेस कर दिया था। वो इस लॉस से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईयर 1911 में उनको एक और शॉक लगा। उनकी हेल्थ तेज़ी से ख़राब होने लगी और डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उनको बाउल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद डॉक्टर्स ने उनको बताया कि वो सिर्फ 3 मंथ तक जिंदा रह सकते हैं। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर गोस्ट के मॉडल्स और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे। लेकिन इसके बाद एक मिरेकल होता है। देखते ही देखते 3 मंथ का टाइम कंप्लीट हो गया और इसके बाद रॉयस ने 100% हेल्थ की रिकवरी कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इम्प्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया और सस्पेंशन को भी इम्प्रूव किया गया। इस वक्त कंपनी ने सोचा कि कार के बोनट पर एक मैस्कोट लगाने का ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी ये सोच रही थी कि लोग इन एप्रोप्रिएट मैस्कोट लगा रहे हैं, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो कंपनी का इमेज और रॉयल रॉयस का इमेज ख़राब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ख़ुद का मैस्कोट डिज़ाइन करवाया। इनके मैस्कोट में एलेनोर थॉर्टन ब्रिटिश नामी एक एक्ट्रेस को यूज़ किया गया।
ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की तरफ लीन करता हुआ दिखाता है और उनके हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच हैं और उनके ऊपर तेज़ हवा पड़ रही है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्टेसी। ये मैस्कोट एक सेंस ऑफ ग्रेस, स्पिरिट, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इन सभी चीज़ों के बाद रोल्स रॉयस के प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे थे और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के भी प्लान थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ। ईयर 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज़्यादा हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट रोल्स रॉयस जैसी कंफर्टेबल कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी पर डायरेक्टली पड़ा, जिसने रोल्स रॉयस के बिजनेस को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया और वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को भी फायर कर दिया। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस कम्प्लीटली क्रैश कर जाएगी और ये सस्टेन नहीं कर सकेगी, लेकिन रॉयस के माइंड में कुछ और ही प्लान थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज़ से मीटिंग्स की और रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज़ को बताया कि वॉर में इंतहाई ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और कंफर्टेबल्स गाड़ियों की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में चेंज कर दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर एक रिवॉल्विंग टरेंट भी लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट कंडीशन में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया गया, प्लस इसका यूज़ स्पाइंग मिशन के लिए भी किया गया। क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफ़ी स्मूथ थी, इसलिए वो किसी भी इंजरी सोल्जर को कैरी करने के लिए यूज़ की जा सकती थी। इसीलिए कई सारी सिल्वर घोस्ट को वार एम्बुलेंसेस में कन्वर्ट किया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए स्पेस बनाई गई। अपनी हाई परफॉर्मेंस के बायस जो उसने वार के दौरान पेश की थी, इस कार को हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और कई सारे पॉलिटिशियंस यूज़ करने लग गए। वार में काम करने के दौरान रोल्स रॉयस कंपनी को ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश अपने प्लेन के इंजन्स में फ्रेंच कंपनी पर डिपेंडेंट है और वो चाहती है कि कोई उसके इंजन खुद अपने कंट्री में बनाए। ऐसी अपॉर्चुनिटी जानते हुए रॉयस ने प्लेन इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिज़ाइन सीखा और 1912 में अपना पहला इंजन लॉन्च किया, जिसका नाम था द ईगल। इंजन की रिलायबिलिटी की वजह से एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 इंजन्स का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। उन्होंने 1915 तक लाइट वेट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में उन्होंने ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन बनाया और 1918 में उन्होंने लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए कंडोर इंजन बनाया। इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से ब्रिटिश मिलिट्री की बैक काफ़ी स्ट्रांग हो गई और यही ब्रिटिश की जीत का एक मेजर रीज़न बनी और रॉयस का कार मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ। और आज भी हज़ारों एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के इंजन्स यूज़ किए जाते हैं। और 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार मैन्युफैक्चरिंग्स और इंजन्स पर खूब ध्यान दिया और रॉयस ने एक और कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। ये स्मॉलर एंड चीपर कार थी, लेकिन इसकी सेल इतनी अच्छी नहीं थी और 1925 तक मार्केट में बेंटले, डेलिमर और कैंडिलेक कार की वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की ज़रूरत थी। इसीलिए रोल्स रॉयस ने द सिल्वर गूस को रिप्लेस करते हुए द फैंटम 4 व्हील ब्रेक्स कार लॉन्च की। फैंटम काफ़ी फेमस हुई और इसने अगेन रोल्स रॉयस को कार मैन्युफैक्चरिंग में किंग बना दिया। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली फेमस हुई और 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया जो बैंकक्रप्ट होने वाली थी और रोल्स रॉयस ने लॉन्च की बेंटली 3.5 लीटर न्यू कार। ये रोल्स रॉयस और बेंटली का एक जॉइंट मिशन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस इसको अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली।
उनकी डेथ से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को देखा। इस वजह से ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंजन्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग को कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया गया। इस वक्त रोल्स रॉयस को BMW कंपनी ओन करती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोल्स रॉयस आज भी एक लग्जरी कार का किंग माना जाता है और आज भी वर्ल्ड में जो लग्जरी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ रोल्स रॉयस है। ये रोल्स और हेनरी रॉयस का एक ऐसा जॉइंट मिशन था जिसने वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया।